हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था और उसकी कुछ इंट्रोडक्टरी टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी। आज हम कुछ थर्मोडायनेमिकल एंटिटीज़ और पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको हेडिंग पे यहाँ दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है और उसके बाद हम हीट और वर्क के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक यही रहेगा, इन तीन चीज़ों को ही कवर करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। जो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है अभी तो इसमें इंटरनल एनर्जी। हीट और वर्क वो कुछ थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इंटरनल एनर्जी एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है। और ऐसी ही कुछ और थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे, लाइक एक फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एक रैंडमनेस डिसऑर्डर जिसको हम एंट्रोपी बोलते हैं, उस एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा फोकस फ़िलहाल इंटरनल एनर्जी और हीट और वर्क पे रहेगा, जिसमें इंटरनल एनर्जी एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है, बट हीट और वर्क थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी है उसको आप यहाँ ई से या यू से रिप्रेजेंटेड पाते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर कई तरह की एनर्जीज़ हो सकती हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी में भी मैं कैटेगराइज करना चाहूँ तो ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, मतलब बहुत तरह की एनर्जीज़ किसी सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। और उन सभी एनर्जीज़ का जो टोटल सम है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। लाइक मैं ऐसे कह सकता हूँ कि किसी भी सिस्टम में जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, उन सब का सम आपकी इंटरनल एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर सिस्टम की। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम ए है और वो बी में बदल रहा है, तो उस सिस्टम ए की अपनी एक इंटरनल एनर्जी थी, लेट मी राइट इट E1, इन सभी का सम। और जब वो बी में कन्वर्ट हो गया तो उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी में कुछ बदलाव हो गया, लेट मी से इट E2। जब ए बी में बदला, ऐसे समझ लो ए आइस का एक क्यूब है और बी उसकी लिक्विड फॉर्म है, या ए हमारे पास वेपर्स का एक बॉक्स है और बी उसकी कंडेंस्ड फॉर्म है, व्हाटएवर, जो भी आप समझ सकते हैं। तो ए एक पर्टिकुलर सिस्टम था, वो बदल के एक नए सिस्टम बी में बदला, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आया। वो कितना चेंज आया, डेल्टा ई, उसको हम कहेंगे कुछ E2 माइनस E1, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। E2 फाइनल जो सिस्टम बना उसकी इंटरनल एनर्जी, माइनस इनिशियली जो सिस्टम था उसकी इंटरनल एनर्जी, उसको हम बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ई। किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी क्या होगी ये एग्जैक्टली मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर किया जा सकता है और वही हमारा फोकस होता है। हम किसी सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट मेजर ना करके चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर करने में यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। ये जो इंटरनल एनर्जी है, इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हम जनरली यूज़ कर रहे हैं वो एक जूल का यूनिट रहेगा, एक कैलोरी रहेगा, एक लीटर एटमॉस्फेयर रहेगा, आर्ग्स में भी आप कर सकते हैं, या कुछ और यूनिट्स भी हो सकती हैं, बट इन्हीं पे फोकस करते हैं हम सबसे पहले। 10⁻⁷ अर्ग्स वो 1 जूल के बराबर है। 4.184 जूल वो 1 कैलोरी के बराबर है। 101.325 जूल वो 1 लीटर एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो ये यूनिट्स हैं जिनमें आपको अगर इंटर कन्वर्जन करना हो तो इन रिलेशंस को यूज़ कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने में। सिस्टम अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जैसे यहाँ पे मैंने जो ए दिखा रखा है, अगर मान लीजिए वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो पॉजिटिव कंसिडर्ड है इफ सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी। और अगर डेल्टा ई यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम रिलीज कर रहा है तो वो नेगेटिव कंसिडर्ड होगा
इफ सिस्टम रिलीज एनर्जी। देखो ऐसा हो सकता है कि ए जब बी में बदले तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बी में बदले, या ऐसा हो सकता है कि वो एनर्जी को रिलीज करके बी में बदले। तो अकॉर्डिंगली अगर सपोज सिस्टम एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो उस टाइम पे डेल्टा ई नेगेटिव कंसिडर्ड है, और अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव कंसिडर्ड है। ये सिंपल सी बात रहती है। जैसे मान लो ए की एनर्जी 5 जूल थी, उसने 2 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो उसका 7 जूल हो गया। तो कितना उसने चेंज शो किया? 7 - 5 2, वो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर सिस्टम की इनिशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी 7 था और फाइनली वो 5 बन गया, तो ये आपका 5 - 7 होगा -2, 5 - 7 होगा -2। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा डेल्टा ई वो नेगेटिव होगा अगर सपोज वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ 7 से 5 बन रही है तो डेफिनेटली वो 2 जूल को रिलीज करता होगा। ये जो इंटरनल एनर्जी है ये एक स्टेट फंक्शन है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको याद रखिएगा कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है। मतलब सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, वो किस पाथ को फॉलो करके बी बना, इस पर्टिकुलर पाथ पे जाके वो बी बना या इससे वो बी बना या इससे वो बी बना, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। पहला पॉइंट ये याद रखेंगे कि वो एक स्टेट फंक्शन है। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि वो एक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। मींस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, सॉरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, क्वालिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो तरह की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, एक नेचर पे डिपेंड करती थी और एक क्वांटिटी पे डिपेंड करती थी। तो ये क्वांटिटी डिपेंडेंट आपके सामने एक प्रॉपर्टी रहता है, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम ई या यू या चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिखाना होगा तो डेल्टा ई या डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते होंगे। अगला पॉइंट, हीट और वर्क क्या है? इसको मैंने बोला था ई या यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमसे कोई पूछे कि हीट क्या है या वर्क क्या है, तो हम लोग जनरली ऐसा समझते हैं कि ये एनर्जी है, ये भी एनर्जी का एक फॉर्म ही है रादर, जो कि बिल्कुल गलत है। हीट या वर्क किसी तरह से भी एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं है। हम लोगों को बहुत जगह ये बात लिखी भी दिख जाती होगी शायद, बट यू जस्ट रिमेंबर इट कि हीट और वर्क एनर्जी की फॉर्म नहीं है, बट एनर्जी के ट्रांसफ़र करने का एक मीडियम है। मींस अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई सेलेक्टेड सिस्टम है और इस सेलेक्टेड सिस्टम को सराउंडिंग के साथ, ये बाहर सारा सराउंडिंग हो गया, सराउंडिंग के साथ कुछ एनर्जी का लेन देन करना है, कुछ एनर्जी का ट्रांसफरेंस करना है। मीन्स या तो उससे एनर्जी लेनी है या उसको एनर्जी देनी है, तो उसको एनर्जी लेने या देने का एक मीडियम रिक्वायर्ड है, और वो मीडियम है आपका हीट और वर्क। जैसे मान लीजिए किसी को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो उस पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए वो एक चेक का यूज़ कर सकता है, एक चेक पे साइन करके उसको चेक प्रोवाइड कर सकता है। तो वो चेक पैसा नहीं है, बट चेक उसके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका होगा। आई थिंक यू गॉट इट। वो पैसा नहीं था, वो चेक मियरली एक लीफ है। अगर आपने साइन नहीं किए तो उसका कोई वेटेज नहीं है, अगर आपने उस पर कटिंग कर दी 3-4 तो उसका कोई वेटेज नहीं है। वो सिर्फ एक माध्यम था, वो सिर्फ एक मीडियम था जो पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता। और ठीक इसी तरह से हीट और वर्क वो एनर्जी नहीं है, बट वो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक मीडियम मात्र है। वो सिर्फ एक मीडियम होता है। ओके, तो ठीक है, दोनों मीडियम्स हैं, तो दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस बहुत सारा है। हीट जब किसी एक सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में जाता है तो जो एनर्जी का डायरेक्शन है वो कुछ नहीं है। मींस अगर आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कोई डायरेक्शनल वे में हीट नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स पड़े हैं, सिस्टम के अंदर कुछ पार्टिकल्स पड़े हैं।
अब मैंने सिस्टम को हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो जब ये हीट मिलेगा इसको, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या वो इधर जाएगा? हाँ, जा सकता है। क्या ये भी इधर ही जाएगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये इस तरफ जा सकता है, ये इस तरफ जा सकता है, कोई इस तरफ भी आ सकता है। मीन्स जब किसी सिस्टम के पार्टिकल्स को हीट प्रोवाइड किया जाएगा तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफ़र, मीन्स एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं कर रहा होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसफरेंस का जो मोड है हीट, वो रैंडम ट्रांसफरेंस करता है। लेकिन वर्क, जैसा कि हम आज पढ़ेंगे इसको, तो वर्क के अंदर जब एनर्जी का ट्रांसफरेंस होता है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल वे में ट्रांसफ़र होता है। मीन्स अगर मैं यहाँ इन पार्टिकल्स पे कुछ वर्क अप्लाई करूँगा तो वो सारे पार्टिकल्स एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। लाइक सपोज़ करें यहाँ इस सिलेंडर पे ये पिस्टन लगा हुआ है, अब मैं पिस्टन को दबा के ऊपर की तरफ लेके जाने लग गया, ऐसे ऊपर उठाने लग गया। जब ऊपर उठाऊंगा तो ये सारी पार्टिकल्स आपको इसी ऊपर की डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। मीन्स जो मैं ये वर्क डन कर रहा हूँ, जो मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो वर्क की फॉर्म में इसके अंदर गुजरी है और वो सब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो चलिए, दोनों क्योंकि एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के मोड हैं, थोड़े डिफरेंस के साथ, बट अगर आप यूनिट्स की बात करेंगे तो दोनों सेम वही यूनिट्स पोजेस करते पाएंगे जो आप इंटरनल एनर्जी के लिए देखते थे, जूल, अर्ग, कैलोरी, लीटर एटमॉस्फेयर। हीट और वर्क ये दोनों एक्चुअली पाथ फंक्शंस हैं। ये दोनों पाथ फंक्शंस हैं, जबकि वो स्टेट फंक्शन था। हीट और वर्क, स्पेशली हम यहाँ वर्क पे फोकस कर लेते हैं, हीट के बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस दो ही बातें याद रखें। पहली बात, इफ़ हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, इसको आप पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। एंड इफ हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम, मान लीजिए कोई सिस्टम एनर्जी को छोड़ रहा है, हीट को छोड़ रहा है, तो उस टाइम पे हीट को हम नेगेटिव साइन असाइन करते हैं। ये अभी हम लोग जब लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन बातों का बहुत ज़्यादा यूज़ करना होगा। ये दो पॉइंट्स आप हीट के लिए याद रखिएगा कि पहली बात वो पाथ फंक्शन है, दूसरा ये पॉजिटिव नेगेटिव का साइन, तीसरा यूनिट सेम वही हैं, चौथा वो एनर्जी नहीं है, एनर्जी के रैंडम ट्रांसफरेंस का एक मोड है। चलिए वर्क पे फोकस करते हैं। वर्क क्या है? देखिए, थर्मोडायनामिक्स में दो तरह का वर्क रहता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, जिसमें हम जो ईएमएफ है उसको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आप फिज़िक्स में थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, यहाँ मुझे इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना। इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, अभी तो ईएमएफ भी नहीं पढ़ा हमने, यहाँ 12th क्लास में आता है थोड़ा बहुत ईएमएफ के बारे में, तो यहाँ मैं उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। बस ध्यान रख लेना कि थर्मोडायनामिक्स में दो तरह के वर्क डन स्टडी किए जाते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है और एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन होता है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, इसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्या है ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन? इस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन में एक पिस्टन लगा हुआ कंटेनर लिया जाता है। ये लीजिए, ये मैंने पिस्टन लगा दिया उसके अंदर, और अंदर कोई एक गैस फिल की जाती है। ये आपका वो सिस्टम है, बाहर सारा सराउंडिंग है। इस गैस का अंदर कुछ एक पर्टिकुलर प्रेशर लग रहा होगा, लेट मी राइट इट इंटरनल प्रेशर। बाहर एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक और जो भी चीज़ें होंगी, लाइक आपने कोई इसके ऊपर स्टोन पीस रख दिया हो या अपना हाथ रख दिया हो, वो सब सराउंडिंग का पार्ट रहेगा। वो यहाँ पे कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, जिसको मैं कह रहा हूँगा एक्सटर्नल प्रेशर। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल बराबर होंगे तो मैं कह सकता हूं कि ये पिस्टन यहां रुका हुआ होगा।
और अगर ये यहाँ रुका रहा पिस्टन या बाउंड्री रिजिड हुई, बाउंड्री रिजिड का मतलब समझें, ये बाउंड्री इधर से एक्सपेंड नहीं कर सकती, आपके बर्तन नहीं बढ़ने वाले हैं, जो हैं वही रहेगा। ये बाउंड्री रिजिड नहीं, रिजिड है, मूव नहीं करने वाली, बट ये बाउंड्री आपकी रिजिड नहीं है, ये ऊपर नीचे जा सकती है बाउंड्री, तो ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, जबकि ये बाउंड्री आपकी रिजिड बाउंड्री थी। अगर मैं पिस्टन की बजाय एक क्लोज्ड कंटेनर लेके गैस की बात कर रहा होता तो आप यकीन मानिए ये सारी की सारी बाउंड्रीज रिजिड थी, और जब सिस्टम की बाउंड्री रिजिड हैं उस टाइम पे ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन कुछ होता ही नहीं है। आप इसके अंदर कुछ भी करे जाओ, हीट दिए जाओ, लिए जाओ, इसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन एग्जिस्ट करने के लिए आपके सिस्टम की बाउंड्री रिजिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि ये ऊपर नीचे जा सके। और वो कब जाएगा? हो सकता है किसी तरीके से इंटरनल प्रेशर बढ़ जाए या घट जाए, या हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर किसी वजह से बढ़ जाए या घट जाए। आप सोचेंगे सर कैसे बढ़ जाए, तो मैं कहूँगा ठीक है, इसको गर्म करना शुरू कर दो, इंटरनल प्रेशर बढ़ जाएगा, या आप यहाँ प्रेस करना शुरू कर दो, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वो सब हमारे हाथ में होता है। तो इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर में अगर डिफरेंस है तभी वर्क डन होगा। अगर तो इंटरनल प्रेशर हाई हुआ, ध्यान से समझिएगा इन बातों को, अगर इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा हाई हुआ तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये वर्क डन है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। या अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई हुआ तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, ये भी वर्क डन है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। इसी प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर जोन में। एक बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट एरिया है ये। जो अब आपके पास कई तरह की सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि इंटरनल प्रेशर हाई है। मैं अब सारा का सारा फोकस इस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन पे करूँगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि वर्क डन कितनी तरह से क्लासिफाई, कैटेगराइज्ड किया जा सकता है। ये हमारा वो पिस्टन लगा हुआ सिस्टम जिसके अंदर गैस फिल कर दी। एक होता है वर्क डन बाय सिस्टम, जिसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। जैसे हीट एब्जॉर्ब्ड था तो पॉजिटिव कंसिडर करते थे, रिलीज्ड था तो नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी, अगर सपोज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है तो पॉजिटिव एंड रिलीज हो रही है तो नेगेटिव। सिमिलरली अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव, एंड बाय द सराउंडिंग है तो पॉजिटिव। दो तरह का बताऊंगा यहाँ, और बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ समय के बाद जब हम फिज़िक्स में थर्मोडाइनमिक्स जाके पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये कन्वेंशंस कुछ डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज भी नहीं होना और अपनी अपनी जगहों पे अपना अपना सिस्टम पढ़ना है आपको। यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? अगर सपोज इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, अगर इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा। ये होगा वर्क डन बाय सिस्टम। इसको आप वर्क डन ऑन सराउंडिंग भी कह सकते हैं। एक ही मतलब है, वर्क डन बाय सिस्टम मतलब ऑन सराउंडिंग। देखिए, सिस्टम काम करेगा तो सराउंडिंग पे करेगा, और सराउंडिंग काम करेगा तो सिस्टम पे करेगा। ये वर्क क्या था? ये सिर्फ एक एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का तरीका भर ही तो है। तो सिस्टम अगर एनर्जी दे रहा है तो वो सराउंडिंग को दे रहा है, और अगर सराउंडिंग एनर्जी दे रहा है तो वो सिस्टम को दे रहा है। तो सिमिलरली आप समझ जाइए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि वर्क डन बाय सिस्टम है तो इसका मतलब ये वर्क डन ऑन सराउंडिंग है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वर्क डन ऑन बाय सराउंडिंग है तो आप इसको पॉजिटिव साइन असाइन करेंगे। इसका मतलब होगा ये वर्क डन ऑन सिस्टम होगा। और वो कब होगा? जब एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा इंटरनल प्रेशर से, तो उस टाइम पे ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आएगा, गैस का कंप्रेशन होगा। ये आपका वर्क डन बाय द सराउंडिंग होगा। आप देखिए ना, यहाँ पे जब आप प्रेस कर रहे हैं तो वर्क तो आप कर रहे हैं, वर्क आप कर रहे हैं, मतलब आप सराउंडिंग का पार्ट हैं। तो ये गैस के अंदर एनर्जी बढ़ रही है, मतलब गैस के अंदर, सिस्टम के अंदर वर्क डन
इंक्रीज़ हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एनर्जी का ट्रांसफरेंस ही तो था जो आपने इस गैसियस सिस्टम के पार्टिकल्स में दिया। और आप देखिए सारे पार्टिकल्स इस तरफ ही भाग रहे होंगे, नीचे की तरफ ही भाग रहे होंगे, सभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहे होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे होते तो ज़रूरी नहीं था कि सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होंगे। मतलब आप ये बात तो क्लियरली समझ जाते हैं कि हीट का जो एनर्जी ट्रांसफ़र करने का मोड है वो रैंडम ट्रांसफरेंस है, जबकि वर्क एक परफेक्ट डायरेक्शनल ट्रांसफरेंस करता है एनर्जी का। तो ये दो तरह के हमारे पास वर्क डन आते हैं, एक वर्क डन बाय द सिस्टम और एक आता है वर्क डन बाय द सराउंडिंग। एक को पॉजिटिव लेना है और दूसरे को नेगेटिव। चलिए एक और कैटेगराइजेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं और फिर इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी टच करने की कोशिश करेंगे। दो तरह का वर्क डन है हमारे पास। एक आता है रिवर्सिबल वर्क डन, लास्ट लेक्चर का लास्ट पॉइंट आ गया है आपके सामने। एक था रिवर्सिबल वर्क डन और एक है इररिवर्सिबल वर्क डन। क्या हैं ये दोनों? अगर इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस हो, वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस हो, तो क्या होगा? तो जो पिस्टन की मूवमेंट्स होंगी ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में वो बहुत स्मॉल होंगी। मतलब जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर में जो चेंज आ रहा होगा वो बहुत स्मॉल आ रहा होगा। उस सिचुएशन में जो होने वाला वर्क डन है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल वर्क डन। बट अगर पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में लार्ज चेंज आता हो, लार्ज डिफरेंस एग्जिस्ट करता हो, तो होने वाला जो वर्क डन है वो होता है इररिवर्सिबल वर्क डन। इसको फिर समझें उसी रिवर्सिबल इररिवर्सिबल के कॉन्सेप्ट पे जाके। ये मेरे सामने वो पिस्टन लगा हुआ है जहां अभी सपोज करें एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर बिल्कुल बराबर हैं। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल बराबर हैं। अब आपने एक पत्थर का टुकड़ा यहां रख दिया। बिफोर आप इसके ऊपर पत्थर का टुकड़ा रखते, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर क्योंकि बराबर था, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा था इस बाउंड्री पे। मतलब जितना प्रेशर बाहर लग रहा था उतना ही प्रेशर अंदर लग रहा था। अब आपने एकदम एक ह्यूज चेंज कर दिया एक्सटर्नल प्रेशर में, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो गया, पिस्टन नीचे की तरफ भागा। जब पिस्टन यहां से यहां तक ट्रेवल करता आया तो किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह पे एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर बराबर नहीं था। एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर यहां पे आके बराबर हुआ, यहां आके पिस्टन रुका। तो मतलब इक्विलिब्रियम की सिर्फ दो स्टेज थी, एक स्टेज इनिशियल थी और एक स्टेज फाइनल थी। ये एक स्टेप में आपने यहां से यहां पिस्टन को ला दिया, एक स्टेप में आपने वर्क डन कर दिया। ये कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वर्क डन की कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ओके, अब आपने इस पत्थर के दो टुकड़े किए। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने हाफ पत्थर यहां रखा तो क्या हुआ? पिस्टन डेफिनेटली डिस्टर्बेंस हुई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, पी एक्सटर्नल बढ़ा, पिस्टन नीचे की तरफ भागा, लेकिन वो यहां पे आके रुक गया बीच में। यहां पे आके इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम आ गया, पिस्टन यहां आके रुक गया। आपने फिर हाफ पत्थर रख दिया इस पे, रिमेनिंग हाफ। फिर एक बार ये यहां पे आया, फाइनली यहीं रुका आके, फाइनली वहीं रुका आके, लेकिन यहां से यहां आने में उसने दो स्टेप्स यूज किए। एक इक्विलिब्रियम स्टेज यहाँ आई, एक इक्विलिब्रियम स्टेज यहाँ आई और एक इक्विलिब्रियम स्टेज यहाँ तो चलो पहले से ही थी, तो मेन एक इक्विलिब्रियम स्टेज यहाँ पे आई, ये पहला स्टेप। एक इक्विलिब्रियम स्टेज यहाँ पे आई, ये दूसरा स्टेप। अब तीसरी सिचुएशन को देखिए, ये भी एक वर्क डन है। यहाँ से यहाँ पे जब आया तो एक वर्क डन, यहाँ पे यहाँ आया तो एक वर्क डन, दोनों का सम करेंगे तो टोटल वर्क डन। एंड प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ से यहाँ आने पे जो सीधा एक पहला वर्क डन आया था और यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ आने पे जो वर्क डन आएगा वो दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि वर्क डन एक पाथ फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ दो हुए, या तो सीधा यहाँ से यहाँ आया या यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, ये एक डिफरेंट वर्क डन होगा। अब तीसरी सिचुएशन देखिए, आपने यहाँ उस पूरे पत्थर के छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स बना दिए। ओके,
अब जब छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स बना दिया आपने, एक सैंड पार्टिकल यहाँ पे रखा, मीन्स आपने एक्सटर्नल प्रेशर में बहुत ही स्मॉल चेंज किया, तो क्या हुआ, चलो स्मॉल हुआ तो स्मॉल सही, पिस्टन स्मॉल, बहुत स्मॉल नीचे की तरफ आ गया और इक्विलिब्रियम आ गया। आपने फिर एक पत्थर रख दिया, छोटा सा स्टोन पीस रख दिया या वो पाउडरस फॉर्म रख दिया, पिस्टन फिर थोड़ा सा नीचे आ गया। आपने फिर एक छोटा सा पीस रख दिया, पिस्टन फिर थोड़ा सा नीचे आ गया। आपने फिर एक पीस रख दिया, पिस्टन फिर थोड़ा सा नीचे आ गया। और ऐसे इनफाइनाइट स्टेप्स में आप इस पिस्टन को यहाँ लेके आए। हर स्टेप पे ये इक्विलिब्रियम में आ रहा था, हर स्टेप पे आ रहा था ये इक्विलिब्रियम में। पहले स्टेप पे आया, फिर दूसरे पे आया, फिर तीसरे पे आया, फिर चौथे पे आया। आप जैसे ही एक स्टोन पीस रखते वैसे ही वो थोड़ा सा बाहर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता, फिर वो नीचे की तरफ खिंचता और एक्सटर्नल इंटरनल फिर बराबर हो जाते, फिर इक्विलिब्रियम आ जाता। तो यहाँ से यहाँ पे आने में उसने इनफाइनाइट स्टेप्स को यूज़ किया और हर स्टेप्स के वर्क डन को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ और उसका सम अप करता हूँ तो वो वर्क डन उन पिछले वाले दोनों वर्क डन से कुछ डिफरेंट होगा। और याद रखिएगा, जब ये बहुत स्मॉल डिफरेंस में एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर में कर रहा था, उस टाइम पे होने वाला वर्क डन है रिवर्सिबल वर्क डन। जब आप इनफाइनाइट स्टेप्स में पिस्टन को ऊपर से नीचे लेके आते हैं, लेकिन अगर आप कुछ फाइनाइट स्टेप्स में लेके आते हैं, मे बी 2 स्टेप्स, 5 स्टेप्स, 10 स्टेप्स, 20 स्टेप्स, तो उस टाइम पे होने वाला वर्क डन इरिवर्सिबल वर्क डन है। और रिवर्सिबल वर्क डन हमेशा आप पाएंगे वो मैक्सिमम होता है, जो कि रियल भी नहीं होता। रियली हम लोग इनफाइनाइट स्टेप्स नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, हम फाइनाइट स्टेप्स में जा रहे होते हैं। बट ये एक आइडियल सिचुएशन रहेगी आई शुड से कि रिवर्सिबल वर्क डन किया जा रहा है किसी सिस्टम के ऊपर, और उस टाइम पे वो मैक्सिमम वर्क डन होता है जिसमें इनफाइनाइट स्टेप्स आप पिस्टन को नीचे लाने के लिए करते हैं। देखिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो 2 तरह के वर्क डन मैंने बताए हैं, उन दोनों को कैलकुलेट करने का कुछ अलग अलग फॉर्मूला रहता है। जैसे मैं सबसे पहले आपको इरिवर्सिबल वर्क डन के लिए बताऊं तो वो रहता है कुछ ऐसा, W दैट इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये आपका इरिवर्सिबल वर्क डन होता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, इरिवर्सिबल वर्क डन, ये उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और रिवर्सिबल वर्क डन देखूं, W दैट इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। ये आपके पास रिवर्सिबल वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका है। रिवर्सिबल वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्मल सिचुएशन रहेगा, बाई आइडियल गैस। अभी मैं दोनों को बताऊंगा आपको कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूले कहाँ से निकल के आए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले मैंने ये लिख दिया जो, तो वो इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि हम इन 2 फार्मूलाज को याद रखें। वो कहाँ से जनरेट होके आ रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, मैं बता ज़रूर रहा हूँ, बट आप लोग भी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन 2 फार्मूलाज पे ही फोकस करेंगे कि हाँ, इरिवर्सिबल वर्क डन निकालना है तो मुझे इस फार्मूले पे चले जाना है, और रिवर्सिबल वर्क डन निकालना है तो मुझे इस फार्मूले पे चला जाना है। जब तक आपको वो कह नहीं रहा सिस्टम क्वेश्चन के अंदर कि रिवर्सिबल वर्क डन बताओ, तब तक आपको इस फार्मूले को टच नहीं करना। जब तक वो ना कहे तब तक इस फार्मूले पे नहीं जाना। खाली वर्क डन वर्ड अगर आप पा रहे हैं तो आपको इसी पर्टिकुलर फार्मूला को यूज़ करना है। ये फार्मूला रिवर्सिबल वर्क डन एट आइसोथर्मल सिचुएशन मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ से निकल के हमारे सामने आ रहा है। ये एक गैसियस सिस्टम आपको दिखा रखा है, एक पिस्टन लगा हुआ सिस्टम है जिस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A से रिप्रेजेंटेड है। अगर सपोज एक्सटर्नल प्रेशर में और इंटरनल प्रेशर में लार्ज गैप हो, मीन्स इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो, तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करके यहाँ रुकेगा अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा। तो मैंने एक सिचुएशन यहाँ पे ले ली है जहाँ ये समझ लें आपकी इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर, और पिस्टन मूव करके ऊपर जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जाके रुकने वाला है।
इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को वो ट्रैवल करने वाला है। लेट मी राइट दिस डिस्प्लेसमेंट एज dl। वर्क बेसिकली क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और मैं प्रेशर की सेंस में, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन लेके आ रहा हूं, तो प्रेशर मुझे पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो जो फोर्स होगा वो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वर्क निकाल सकता हूँ फोर्स प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो ये शो कर रहा है dl, ये डिस्प्लेसमेंट जा रहा है ऊपर की तरफ। ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। ओके, ए एरिया, dl वो डिस्टेंस, तो एरिया को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो वॉल्यूम देगा। दिस विल बिकम p dv। ये चेंज इन वॉल्यूम हुआ। ये आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा था, डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा था, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चेंज इन वॉल्यूम होगा कि कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, p इंटू dv। और क्योंकि ये वर्क डन बाय द सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं तो मैं इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देता हूं। अब क्या होगा? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूं, जिसमें स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व कर रहा हूं। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा, और जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये P जो कि एक्सटर्नल प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला इंटीग्रेशन में। जो dV है उसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इन द लिमिट्स जहां इनिशियल वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम V2 था, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो मेरे पास आ जाता है P एक्सटर्नल फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये मेरे पास टोटल वर्क डन निकल के आया। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का पार्ट है। एज ए टूल आपको फिजिक्स के चैप्टर्स में बताया जाता होगा, केमिस्ट्री में हम नहीं पढ़ते, हम कहीं यूज़ भी नहीं करते। रादर मैं रिकॉल करूं तो पूरी 11th की केमिस्ट्री में बस आज ही ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस के, अदरवाइज़ आगे कहीं बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं रहता। तो आप ध्यान रख लेना सीधा सा कि dv का इंटीग्रेशन फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट होता है, यानी कि v2 बाई v1 होता है, v2 माइनस v1 होता है, या वट। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि ये फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में आपने ना पढ़ा हो, तो dv का इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली वहाँ पे। तो वो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट रहता है p एक्सटर्नल डेल्टा v। ये वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था मैंने, जो आपको याद रखना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, मैं देखो बोल रहा हूँ वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सराउंडिंग पॉजिटिव होता है। एक क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में पढ़ने के बाद आपको लगा ये तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए अपने वर्क डन को p डेल्टा v लिख लूँ। आप गलत हैं, आपको फॉर्मूला यही यूज़ करना है। चाहे वर्क डन बाय द सिस्टम हो, चाहे वर्क डन बाय द सराउंडिंग हो, आपको फॉर्मूला यही यूज़ करना होगा। वो क्यों? क्योंकि जो डेल्टा वी है वो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम है, और फाइनल वॉल्यूम ये वाला वैल्यू वो लेसर होगा अगर वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, अगर वर्क डन बाय द सराउंडिंग है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे। डेल्टा वी में जो V2 छोटा वैल्यू होगा तो वो नेगेटिव इस नेगेटिव से अपने आप पॉजिटिव बना देगा। आपको यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे हर लिहाज से, हर हालात में। वर्क डन बाय द कंप्रेशन ही वर्क डन बाय द सराउंडिंग था, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन था। तो जो वर्क डन बाय द सिस्टम और बाय द सराउंडिंग बोले थे मैंने, आप उसको वर्क डन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नाम भी दे सकते हैं। ये आपका इरिवर्सिबल वर्क डन था। एक बार रिवर्सिबल वर्क डन पे भी नज़र डालते हैं। तो रिवर्सिबल वर्क डन में क्या बोला था? एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होगा। तो लेट मी कंसिडर, मैं आपको एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन दिखाता हूँ यहाँ पे। आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन फॉर एन आइडियल गैस। तो एक आइडियल गैस हम सिलेंडर के अंदर कंसिडर कर लेते हैं और उसका वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सी, जो P एक्सटर्नल था, सॉरी जो वर्क डन था W,
स्मॉल वर्क डन W दैट वाज P एक्सटर्नल इंटू DV। ये लिखा हुआ था मैंने अभी बिफोर इंटीग्रेशन, यही पॉइंट लिखा था, अभी रब कर दिया मैंने इसको। अब क्योंकि लेट मी कॉल की P इंटरनल थोड़ा सा ज़्यादा है P एक्सटर्नल से, कितना ज़्यादा है, सिर्फ DP ज़्यादा है, DP वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो P इंटरनल है वो एक्चुअली P एक्सटर्नल प्लस DP है। तो जो P एक्सटर्नल होगा वो P इंटरनल माइनस DP होगा। तो मैं यहाँ पे P एक्सटर्नल की बजाय P इंटरनल माइनस DP लिख देता हूँ इंटू DV। ये आपका P एक्सटर्नल लिखा हुआ है, P इंटरनल माइनस DP इंटू DV। C बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस P इंटरनल DV प्लस DP DV। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक स्मॉल डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, ये एक स्मॉल डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम है। दोनों स्मॉल वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट होगा वो और भी स्मॉल हो जाएगा। ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, लेट मी राइट इट 0.001। ये वैल्यू भी बहुत स्मॉल है, लेट मी राइट इट 0.001। दोनों का प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो वो और भी स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, और जब वो और स्मॉल वैल्यू हो जाएगी तो मैं इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के दौरान इग्नोर कर सकता हूँ। देखिए 4 में 0.001 ऐड करूं या 0.0001 ऐड करूं तो वो कोई ज़्यादा असर नहीं डालेगा। 4.001 वो अप्रॉक्सीमेट 4 ही है। आप याद रखिएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के दौरान आप एक स्मॉलर वैल्यू को, जो बहुत ही स्मॉल है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ बर्डन का ये एक फॉर्मूला आ गया। अब मुझे पता था अंदर आइडियल गैस रखी हुई है, और आइडियल गैस तो PV = nRT होती है, तो जो P होगा वो nRT/V हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे nRT/V dV कर देता हूँ। अब मैं इंटीग्रेट करूँ अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, तो दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये टोटल वर्क डन बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली। जो गैस आपने ली हुई है उसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ जितनी भी ली होगी वो कांस्टेंट रहेगी। R तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। टेम्परेचर आपने लिखा हुआ है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन निकाल रहे हैं तो T भी कांस्टेंट है। मतलब जो इंटीग्रेशन आप करेंगे वो सिर्फ dV/V का करेंगे, जिसमें लिमिट्स होंगी V1 और V2। अब मैथ्स में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक लिमिट्स के साथ और एक विदाउट लिमिट, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन उसका नहीं करूँगा। dV/V का जो इंटीग्रेशन है, देखिए यहाँ पे nRT log V2/V1 नेचुरल लॉग होता है। लॉग दो तरह का है, एक होता है log बेस टू द पावर E मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आता है, और एक आता है log बेस टू द पावर 10 जो न्यूमेरिकली हम बुक्स के अंदर यूज़ करते हैं। सी हेयर, ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला बन जाता है। ये वर्क डन बाय द सिस्टम कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। W दैट इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2/V1, जिसमें ln जो है नेचुरल लॉग, वो log बेस टू द पावर E कहा जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, एक लेक्चर भी दिखाया था, लाइव भी किया हमने इसके ऊपर, और दोबारा भी आप देख सकते हैं। अगर log वैल्यूज़ देखने ना आए तो यहाँ पे हमें उसकी आवश्यकता रहेगी बहुत ज़्यादा। तो log बेस टू द पावर E ये मैथमेटिकल इंटीग्रेशंस के दौरान आने वाली वैल्यू रहती है, बट हमारी जो बुक है लॉग बुक, उसके अंदर जो लॉग वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो log बेस टू द पावर 10 फॉर्मेट पे लिखी हुई हैं। तो हमें इसको सोल्व करने के लिए log बेस टू द पावर 10 में कन्वर्ट करना होता है। आपको याद रखना होगा कि जो नेचुरल log है वो एक्चुअली 2.303 log बेस टू द पावर 10 होता है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ log E जो होता है
वो 2.303 log 10 होता है। तो मैं जस्ट इस नेचुरल लॉग को यहाँ से रिप्लेस करना चाहता था, क्योंकि क्वेश्चंस में तो मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। तो मैं इसको माइनस NRT 2.303 log V2/V1 लिख दूंगा। अब ये log बेस टू द पावर 10 है, जो बुक में हमारी वैल्यूज़ हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए सिंपली लिख सकता हूँ माइनस 2.303 NRT log V2/V1। अब आप आराम से ये सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हैं, जहां V1 इनिशियल वॉल्यूम है और V2 फाइनल वॉल्यूम है। आप ध्यान रखेंगे फिर दोबारा से, अगर वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो तो भी यही फार्मूला यूज़ होगा। ये नेगेटिव का पॉजिटिव आपको नहीं बनाना, वो यहाँ वैल्यू अपने आप बना देगी, क्योंकि यहाँ पे V1 आपका बड़ा होगा और V2 आपका छोटा होगा। एक और छोटा सा पॉइंट आप याद रखें यहाँ पे, और मैं फिर इस फाइनल कंक्लूड करता हूँ इस वर्क डन को। क्योंकि आइसोथर्मल सिचुएशन था, तो आइसोथर्मल सिचुएशन पे हमें पता है P1 V1 P2 V2 के बराबर होता है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ के आए थे बॉयज़ लॉ में, कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो PV कांस्टेंट रहता है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि P1/P2 जो होगा वो V2/V1 होगा। तो आप इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार रहें। माइनस 2.303 NRT log P1/P2, ये भी वर्क डन निकालने का एक फार्मूला बन जाएगा आपके पास। P1/P2 वो V2/V1 था, ये P1/P2 हो गया। तो इससे या इससे आप रिवर्सिबल वर्क डन आइसोथर्मल सिचुएशंस पे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये वर्क और हीट का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी वर्क डन पे थोड़ा सा और स्टडी करते हुए अपने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आगे बढ़ेंगे। गुड बाय।